Hello guys, and hi, welcome to PK Pado. My name is Pravesh, and I am the curator of this series called NCRT Distilled. और कैसा चल रहा है सब? So what we were gonna discuss today is the rise of Mauryan Empire. Alright. इसके पहले हम ऑलरेडी लगभग 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. Alright. Those were sources पहला. उसके बाद हमने किया था प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, फिर हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हमने किया वैदिक एज, उसके बाद हमने किया आपका राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट्स जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म और भगवतिज्म वगैरह के बारे में बात करी हमने. उसके बाद हमने किया महाजनपदास एंड द राइज ऑफ मगध. अब मगध एम्पायर से ही कनेक्टेड हम अगला टॉपिक करेंगे जो कि है बेसिकली द मौर्यन एम्पायर. In the last lecture, we discussed about the Persian impact and the conquest of Alexander the Great. इन्होंने कैसे अटैक किया पर्शिया और ग्रीस ने इंडिया के ऊपर, और उस टाइम इंडिया में किसकी गौ यानी ये बोल सकते कौन किसका किंगडम था. उस टाइम जब हम नोटिस करते हैं तो हमने जो अर्लियर फेज देखा मगध एम्पायर का, सबसे पहले हमने उसमें जो राइज देखा वो था बिम्बिसार का राइज, जो कि हरियंका डायनेस्टी के थे. हरियंका डायनेस्टी में बिम्बिसार का हमने राइज देखा. फिर अगली जो आई आपकी वो शिशुनाग डायनेस्टी आई. शिशुनाग डायनेस्टी का एंड होते हुए देखा हमने. उसके बाद हमने देखा कि नंदा डायनेस्टी आई. ठीक है, ये 3 हमने डायनेस्टीज देखी, और हमने फिर लास्ट में जब देखा कि धनानंद जो कि लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, उनको हरा के किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पे बैठते हैं मगध के, और फिर वहां से मगध का एक्सपेंशन शुरू होता है. तो हम वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो एज अ चैप्टर बहुत बड़ा, काफी बड़ा चैप्टर है. तो और इसमें हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डिस्कस करनी पड़ती है, मेजरली फ्रॉम अशोका पॉइंट ऑफ व्यू. अशोका जो कि मौर्यन एम्पायर के बहुत बड़े राजा रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. और दूसरा जो हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी पड़ती है वो है जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ उस समय का, मॉडर्न टाइम्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर 200 का नोट आपने देखा है तो 200 के नोट के पीछे सांची स्तूपा है जो कि एक अशोकन मॉन्यूमेंट है, मौर्यन मॉन्यूमेंट. ऑलराइट. और हमारा जो सारनाथ, जो हमारा एम्बलम है इंडिया का, सारनाथ लॉ एंड कैपिटल है. हमारे जो हमारा जो फ्लैग है उसके बीच में जो चक्र है वो धर्म चक्र है बुद्धिज्म का, वो भी अशोका ने ही बनवाया था. इस तरीके से अशोकन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हमें वो डिस्कस करने के लिए एक स्पेसिफिक अलग से क्लास करनी पड़ेगी. तो इसलिए थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ये जो है 4 लेक्चर्स में डिवाइडेड है. तो प्लीज ब्रेस योरसेल्व्स, क्योंकि 4 लेक्चर तक हमें बैठना पड़ेगा. और ये रियली इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बहुत टाइप के, और इतने क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ कि इसमें से मैं 10 पेपर निकाल दूँ. 1000 क्वेश्चन तो मैं ही बना सकता हूँ इसमें. तो जो पेपर बनाने वाले हैं, जो बड़े लोग बैठे हैं, वो कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये अनफैथमेबल है. तो इसलिए हमें इस टॉपिक पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. इसके पहले की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी, तो उसका मैं थोड़ा सा निर्वाहन करना चाहूंगा. ओके. तो एक इशू था, एक एरर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे से एरर हुआ है. जो हमने महाजनपद का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने वो चार्ट किया था लेक्चर 14 में. ऑलराइट. तो लेक्चर 14 में जो हमने ये वाला चार्ट किया था जो है, तो इसका मुझे एक रेक्टिफिकेशन करना है. तो रेक्टिफिकेशन इसका ये है कि जब हम इसमें वत्सा पढ़ेंगे, ओके, वत्सा में हमने बात करी थी, आप देख लीजिएगा, .7 है ये वत्सा. वत्सा में आपका यहाँ पे राजा उदयन की बात करी गई थी. ऑलराइट. मैंने राजा उदयन की बात करी थी. उसमें मैंने कहा था कि किंग उदयन फीचर्ड इन प्लेस ऑफ भाषा एंड हर्षा. ठीक है. तो मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे तो महाभाष्य लिखा है. तो मुझसे ये गलती हो गई थी कि महाभाष्य जो है ये एक्चुअली पतंजलि ने लिखा है, ये इनसे इसका रिलेशन नहीं है. तो भाषा की जो किताब के यहाँ पे आप कहीं पे लिख लीजिएगा, भाषा की एक किताब थी, स्वप्न वास्वदत्तम. ठीक है, स्वप्न वास्वदत्तम ये किताब थी. और जो आपके उसके बाद यहाँ पे
जो राजा हर्ष है, ठीक है, जस्ट अ मिनट जी, जो राजा हर्ष है उनकी किताब थी हाँ, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो ये जो था एरर करेक्शन था हमारा, कि भाषा की किताब थी स्वप्न वासवदत्तम और हर्षा की किताब थी रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। इसके जो लीड प्रोटैगोनिस्ट है वो किंग उदयन है, ठीक है, किंग उदयन आपके यूडी वत्सा के राजा थे, तो ये इसके मेन प्रोटैगोनिस्ट है, मेन हीरो है ये दोनों प्ले इसके, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर से एक चीज और जो थी, मैंने आपसे एक और हमने बात करी थी जो मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, कि महाभाष्य जो किताब है ये भी लिख लीजिएगा, इसके ऑथर है पतंजलि और ये जो है किताब महाभाष्य, इट्स अ कमेंट्री ऑन पनिनीस अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, मेरी तरफ से गलती हो गई, आई एम सॉरी अबाउट इट। पर होता रहता है कि जब आप एक लेक्चर देते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक पॉइंट स्लिप हो जाता है और कुछ और ही उसकी जगह आ जाता है, तो प्लीज़ मुझे उस बात के लिए माफ़ कीजिएगा। पर ये आप करेक्शन इसमें डेफिनेटली कर लीजिएगा लेक्चर 14 के नोट्स में, ओके। तो अब हम जो है हमारा टॉपिक, हम वापस उस पे आते हैं जो कि है मौर्यन एम्पायर, ओके। दिस इज लेक्चर 16 ऑफ अवर सीरीज एंड दिस इज सोर्स राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज सन बिंदुसार। अब आप नोटिस करना कि हरियंका डायनेस्टी के जो राजा थे पहले, वो बिंबिसार थे, BIMB, ओके, वो बिंबिसार थे। और जो मौर्य डायनेस्टी के राजा हैं ये आपके बिंदुसार हैं, दोनों में डिफरेंस है, ओके। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम तक भी मैंने जब पढ़ा था, मेरे दूसरे अटेम्प्ट तक भी मेरे को ये ग्रास्प नहीं होता था कि दोनों राजा अलग अलग हैं। ऑलराइट, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा इशू है। मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ, हो सकता है आप थोड़े अच्छे हो पढ़ाई में तो आपको शायद जल्दी रियलाइज हो जाए, पर ये दोनों राजा अलग अलग है, बिंबिसार एंड बिंदुसार, ओके। तो यहाँ पे हम बिंदुसार की बात करें, बिंबिसार की बात हम ऑलरेडी हरियंका में कर चुके हैं, ऑलराइट। तो हमने जब देखा कि जब इन्वेजन शुरू हुआ पर्शिया का, और जब हमारा अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया इंडिया पे इन्वेजन के लिए, उस टाइम उसका सामना होता है महापद्मनंद से, ठीक है। और उसके आगे भी वंशज जो रहते हैं उनसे, जो बाकी के आपके जो ग्रीक कॉन्क्वेस्ट के लिए लोग आते जाते हैं, निकेटर हो गया, और उसके बाद आपके जो और बाकी जो ग्रीक्स है वो आते हैं जब इस तरफ लड़ने के लिए, तो उनको नंदा और आखिरी में जाके धनानंद से भी इनकी टकराव होता है। वो क्यों होता है, उसका कारण ये है कि उस समय हम एक मैप देखेंगे यहाँ पे, उस समय जो आपका मगध एम्पायर था वो किस तरीके से फैल चुका था नंदास तक। तो जब हम पहले देखेंगे तो ये जो बेस है इसका, मैं कलर शिफ्ट करता हूँ, जैसे ये आप देखेंगे कि ये अर्लियर आपका इतना रीजन आपका मगध था। हमने आप देखा था कैसे मगध ने अंग के ऊपर अटैक किया था, तो अंग का हिस्सा, चंपा वाला हिस्सा मगध में मिल गया था। ये है आपका बिंबिसार के टाइम की बात, हरियंका डायनेस्टी के टाइम की बात है ये। बिंबिसार ने ही अटैक किया था और इसने ये वाला एरिया अपने अंदर ले लिया था। उसके बाद आते हैं आपके महापद्मनंद, ठीक है। बिंबिसार के बाद आते अजातशत्रु। अजातशत्रु ने आपने देखा लच्छावी पे अटैक किया था, ओके। बिंबिसार जहाँ बोलते थे हम शादी कर लेनी चाहिए, वहां पे अजातशत्रु बोलते थे लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक है। तो लड़ाई लड़के लच्छावी और फिर आपने कोसाला, अजातशत्रु ने ये सब रीजन्स टेक ओवर कर लिए थे। तो जब आखिरी में जाके जब आप जिस राजा की बात करते हैं, अजातशत्रु के पुत्र जो थे आपके उदयीन, अभी जिनकी हम डिस्कस कर रहे थे वो नहीं, उदयीन, UD, ठीक है। उदयीन राजा थे, अजातशत्रु के जो पुत्र थे। तो उनके टाइम तक जो आपका हरियंका डायनेस्टी का जो मैप था वो ये था, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं यहाँ तक,
यहाँ पे आपका कोसाला हो गया, ये वाला एरिया कोसाला का, अयोध्या श्रावस्ती वगैरह सब ये छूट गया था अभी तो, पर ये वाला कोसाला का इधर का हिस्सा हो गया, वज्जी का ये हिस्सा हो गया कुछ, ठीक है। ये सारा एरिया इनने, ये वाला सारा एरिया इनने टेक ओवर कर लिया था। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं आपके अगले जो है शिशुनाग। शिशुनाग इसको थोड़ा और फैलाते हैं। शिशुनाग ने पूरी तरह से सुरासन तक कोशिश करी कि मैं वहां तक राज करूं। शिशुनाग जब अपना एम्पायर लेके जाते हैं, शिशुनाग कोशिश करते हैं कि मेरा एम्पायर थोड़ा और बड़ा हो, तो मैं पूरा कोसाला, ठीक है, पांचाल, अहिछत्रा तक पूरा कवर, और उसके बाद यहाँ पे शुरासन का थोड़ा सा हिस्सा, मथुरा कैप्चर नहीं कर पाते पर ये इतना हिस्सा कैप्चर करके वो भी आ जाते हैं। ये वाला आपका हिस्सा हो जाता है शिशुनाग के टाइम का, ठीक है। अब शिशुनाग के टाइम का हो जाता है ये, और कल अशोक तक तक भी ये रहता है। उसके बाद आते हैं आपके महापद्मनंद। धीरे धीरे जब ये इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू होता है और महापद्मनंद जब आते हैं और ये बहुत वास्ट स्केल पे ये बाकी के जो आपके महाजनपद से उनको टेक ओवर करना शुरू कर देते हैं। आपने जैसे देखा होगा यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इन्होंने उज्जैन से, अवंती से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो इन्होंने ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा उस समय पांचाल, कुरु वगैरह सब कुछ, भरूच तक, भरूच भी एक इम्पोर्टेंट था, अस्माक वगैरह हो गया आपका, ठीक है, ये अस्माक का हो गया, पौधन्यपुरा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा इनने कैप्चर कर लिया था, इतना बड़ा, नंदास के टाइम पे। नंदास के टाइम तक ये पूरा हिस्सा कैप्चर हो चुका था, और मगध एम्पायर एक इंपीरियल फोर्स की तरह डेवलप होता है इंडिया में महाजनपद एरा के बाद, और इतना बड़ा एरिया जो है 300 बीसी तक पूरा कवर हो जाता है मगध के द्वारा। मगध का हमने राइज देखा था, उसके क्या क्या कारण थे। उनकी आर्मी थी, 4-फोल्ड आर्मी की बात करते हैं हम, एलिफेंट्स ड्रिवन थे, चैरियट्स थे उनके पास, आयरन टेक्नोलॉजी थी, और सरप्लस में उनका कंट्रोल होता था, सरप्लस के ऊपर काफी कंट्रोल था। फिर उसके बाद ट्रेड रूट जो इंपॉर्टेंट है आपका, उत्तर पथ वगैरह सब यहाँ से निकलता था। और धीरे धीरे जब मथुरा कैप्चर हो गया तो दक्षिण पथ भी उनके अंडर आ गया। अब आखिरी में एक बड़ा राज्य बचता था अवंती, उसके ऊपर भी अटैक कर दिया गया और अवंती को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया मगध एम्पायर के अंदर, और पूरी तरीके से एक पैन इंडिया इंपीरियल एम्पायर बनकर तैयार होता है मगध एम्पायर नंदा डायनेस्टी के एंड में। इस एम्पायर की स्ट्रेंथ देख के जब यहाँ से इन्वेजन हो रहा था, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो इनने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, कंबोज का और गांधार का, ये एरिया कैप्चर हो चुका था ग्रीक्स के द्वारा, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर राज करते थे इस एरिया में, तो ये वाला एरिया कैप्चर हो गया था। लेकिन जब ये अंदर घुसने की कोशिश करते थे जब भी, तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता था। इतना बड़ा एम्पायर, ये इतना सा एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देता था और अंदर नहीं आने देता था, उनको बार बार पुश बैक कर देता था, ठीक है। पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज थे तब भी। तब राइज होता है जाके एक जगह पे मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि एक स्टोरी है कि धनानंद जो है चाणक्य की बेइज्जती कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मैं किसी को भी राजा बना सकता हूँ, और वो लेकर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, उसे ट्रेन करते हैं अपने अंदर, एजुकेट करते हैं, और पॉलिटी और वॉरफेयर वगैरह सिखाते हैं, और उसे राजा बनाने में मदद करते हैं, और मौर्य एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है धनानंद की को हराने के बाद। और तब वहां से जो ड्राइव शुरू होती है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने इस एरिया पे कॉन्कर किया पूरा अपने यहाँ, ठीक है। जो मौर्यन एम्पायर है यहाँ से शुरू होता है मौर्यन एम्पायर, और हम एंड में देखेंगे जब हम अशोका पे आएंगे तो कितना बड़ा अशोका अपने दम पे कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये एक मेरे को मैप आपको शो करना था किस तरीके से सारा चीज़ें हुई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये शो किया है, ठीक है। आप यहाँ पे ये सब भी देख सकते हैं, इसके इंडेक्स में सब लिखा हुआ है किसका कितनी डायनेस्टी सी, और कलर कोडेड है सब ये, तो ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब आफ्टर the Nanda dynasty, the powerful Mauryan dynasty established its rule over Magad. It became one of the most significant dynasties in ancient Indian history. बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इसलिए बन जाती है क्योंकि आज भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और बहुत सारे हमारे स्टेट एम्बलम्स जो है वो इन्हीं से लिए गए हैं, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। बहुत सारी जो हमारी पॉलिटी है जो बेस लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करती है वो यहाँ से ली गई है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है यहाँ पे। Mauryan Empire was founded in 322 BC. Its capital was
पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। ओके, जो पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी नंदास के टाइम पे, वही कैपिटल मेंटेन रही। अब कुछ सोर्सेस की बात करते हैं जो कि मौर्यन हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ एविडेंस देता है। तो इंडियन सोर्सेस जो है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, सॉरी विष्णुगुप्त, ठीक है, ये भी इनके नाम है कौटिल्य के, चाणक्य, विष्णुगुप्त वगैरह, ठीक है। तो रिटन बाय कौटिल्य, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रीटीज ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों के, इन सब्जेक्ट्स के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया है कौटिल्य द्वारा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेन अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वॉरफेयर एंड रिलीजन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। एक हम आगे जाके पढ़ेंगे सप्तांग थ्योरी के बारे में, सप्तांग थ्योरी। अब सप्तांग थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अर्थशास्त्र से लिया गया है, ठीक है। फिर एक बी हनी कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का, बी हनी, ये भी यहीं से लिया गया है कि टैक्स इस तरीके से लेना चाहिए कि जैसे मधुमक्खी फूल से पराग लेती है, कि वो पराग भी ले लेती है और फूल भी अच्छा रहता है, खराब नहीं होता। उस तरीके से टैक्सेशन होना चाहिए किसी स्टेट का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थशास्त्री कौटिल्य से मिलती है, उस तरीके से काम किया जाए तो एक स्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगली बुक है हमारी मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके राइटर थे विशाखा दत्त। ये एक प्ले है, संस्कृत में लिखा गया है प्ले, ठीक है। लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट उस टाइम पे, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज वॉज प्राकृत, ओके। जैन यूज टू फॉलो पाली, और जो बहुत सारी और संस्कृत जो थी हमारी वैदिक भाषा थी। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लैंग्वेज आप याद रखें कौन सी बुक से क्या एसोसिएटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विशाखा दत्त ने लिखी थी, ये कहानी बताती है हमें राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, किस तरीके से चंद्रगुप्त, जो हम कहानी पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की असली, कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे पहले, फिर उसके बाद चाणक्य को कैसे मिले, उसके बाद चाणक्य ने उन्हें कैसे एजुकेट किया और उन्होंने किस तरीके से धनानंद को हरा के गद्दी ली, ये सारी बातें हम इसमें देखते हैं। असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय चाणक्य, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, ये वाली बात भी करते हैं। फिर एक किताब है परिशिष्ट परवाना, परिशिष्ट परवाना, ये आपकी हेमचंद्र ने लिखी है, वो एक जैन मॉन्क थे, ठीक है। जैन वर्क रिटन बाय हेमचंद्र, ठीक है। इट इज अ बायोग्राफी ऑफ चाणक्य, चाणक्य के बायोग्राफिकल इनपुट्स हैं इस किताब में, परिशिष्ट परवाना में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मगध, फेमाइन ऑफ मगध एंड चंद्रगुप्त कन्वर्जन टू जैनिज्म। जो हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं कि जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और भद्रबाहु के साथ चले गए थे श्री बेलागोला कर्नाटका में, वो वाली बातें परिशिष्ट परवाना से मालूम पड़ती है। और मोस्टली जैनिज्म जो उनका मेन रिलीजन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो करते थे, उसके बारे में बताती है। ये कुछ और सोर्सेज हैं, जैसे राज तरंगिरी, ये किताब कलहन ने लिखी है, ये हमने लिटरेरी सोर्सेज की जब हम बात कर रहे थे लेक्चर 2 में, उसमें भी हमने बताया था, इसमें भी इंफॉर्मेशन दी है मौर्यन पीरियड की, ऑलराइट। फिर एक है कथा सरित सागर, ये सोमदेव ने लिखी है किताब, इसमें भी रेफरेंस मिलते हैं हमें अशोका के, बेसिकली अशोका के रेफरेंस मिलते हैं इसमें कुछ। और एक ये बृहत कथा मंजरी, ठीक है, बृहत कथा मंजरी आपकी शेमेंद्र ने लिखी है, इसे हम शेमेंद्र प्रोनाउंस करते हैं, शेमेंद्र, शेमेंद्र, शमेंद्र, ये आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मौर्य एज, सेम चीजें हैं, तो ये किताबें हैं और ये इनके ऑथर्स हैं, इनसे हमें और जानकारी मिलती है। अब कुछ जानकारी हमें मिलती है जातक कथाओं से, जो बुद्धिस्ट बुक्स है जातक, जो हमने बुद्धिज्म में भी डिस्कस की थी कि जातक वर द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 175 करोड़ टाइम्स गौतम बुद्ध टुक बर्थ बिफोर अटेनिंग निर्वाणा, तो वो सारी उनमें से कुछ कहानियां यहाँ पे हैं। तो स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल ऑर्डर, गिल्ड्स या श्रेणीज, पॉपुलर कस्टम्स, उस टाइम के कस्टम किस तरीके के थे, एंड ट्रेडिशंस दैट कंटिन्यू टिल द मॉडर्न टाइम्स, ऑलराइट। बिकॉज अशोका वाज अ पैट्रन, Ashoka was a patron of Buddhism,
तो उन्होंने बहुत ही प्रचार किया इस चीज़ का कि और हाँ, और कथा फैलाई जाए, कहानियाँ फैलाई जाए, ताकि बुद्धिज़्म और गौतम बुद्ध की महानता प्रूव हो सके। एक है मंजूश्री मूल कल्प, एक किताब ये भी है। ये एक नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी इसमें जो है किस तरीके से आपको आचरण करना है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी बात नहीं है, लेकिन एक कथा की तरह है, कहानी की तरह है, तो नॉन कैनोनिकल बोलते हैं उन्हें। तो मंजूश्री मूल कल्प में लिखा है, इट कवर्स द हिस्ट्री फ्रॉम 7th सेंचुरी बीसी टू 8th सेंचुरी एडी। ऑलराइट, 15 साल की कहानी है, 1500 साल की कहानी है, 7th सेंचुरी बीसी से 8th सेंचुरी एडी तक। कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी, इन दोनों के बारे में लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें नंदा और मौर्य दोनों डायनेस्टीज के बारे में बताया गया, तो उसमें से अगर आता है तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा। एंड बिकॉज इट्स अ नॉन कैनोनिकल, सो बुद्धिस्ट दे डिडंट बिलीव इन टेकिंग टू मच क्रेडिट फॉर समथिंग, सो अननोन ऑथर ऑब्वियसली। अगर इफ देयर इज एन ऑथर यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट, प्लीज यहाँ पे आगे नाम लिख लीजिएगा उसका। ऑलराइट, मुझे तो नहीं मिले तो आप देख लीजिएगा। क्लासिकल ग्रीक सोर्सेस, अब हम कुछ ग्रीक सोर्सेस की बात करेंगे। अभी तक हम इंडियन सोर्सेस की बात कर रहे थे, अब हम थोड़े ग्रीक सोर्सेस की बात करेंगे। अब इन सोर्सेज में हमें जो है रिट्रीट ऑफ अलेक्जेंडर मिलता है कि अलेक्जेंडर क्यों चले गए थे छोड़ के। मैंने कहा था ना कि इंडस नदी तक पहुंच गए थे, बियास पे आ गए थे, झेलम नदी क्रॉस कर ही ली थी ऑलरेडी पोरस से लड़ाई होने के बाद, बैटल ऑफ हेडिप्सिस। ओके, उसके बाद हम बियास नदी के पास पहुंचे अलेक्जेंडर, तो वहां से उन्होंने बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ। उसका कारण ये था कि जो उनकी बेसिकली जो फौज थी वो इतना लड़ के, क्योंकि लड़ते हुए आ रहे थे, मैसेडोनिया से लड़ते हुए निकले थे, ईरान को हराया, डेरियस 3 को हराया, फिर यहाँ के अम्भी को हराया, अम्भी के बाद पोरस को हराया। इतने लोगों को हराने के बाद यहाँ पे आके तो लोग थक चुके थे, उनको घर वापस जाना था। और वो जब अलेक्जेंडर 22 साल के तब निकले थे और 31 साल के थे तब तक लड़ते ही जा रहे थे, 9 साल से लड़ ही रहे थे उनके सोल्जर्स, तो वो वापस जाना चाहते थे घर। तो वहां पे उन्होंने बोला कि हम नहीं जा रहे आगे, तो वहां से थोड़े डिसहार्टेंड हो गए अलेक्जेंडर और वो वापस चले गए बेबीलोन की तरफ, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। तो अलेक्जेंडर फ्रॉम इंडिया क्रिएटेड कंडीशंस दैट इनेबल्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम। ओके, तो जब अलेक्जेंडर यहाँ से चले गए तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनी। अब वेस्टर्न जो फ्रंट है वहां पे कोई लीडर नहीं है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ बात करी। यहाँ पे लड़ाई होने के बाद जब नंदा से लड़ने के लिए आगे जाना नहीं चाह रहे थे, बियास नदी ये जो है आपकी, यहाँ पे जाके रुक गए थे वो, बियास नदी के पास, यहाँ से बियास नदी आती है, यहाँ पे आके रुक गए थे वो लोग। अब बियास नदी पे रुकने के बाद क्या होता है, अब ये वाला एरिया पूरा खाली है, यहाँ पे अब कोई बड़ा, ये वाला एरिया पूरा खाली हो गया, अब यहाँ पे कोई बड़ा लीडर नहीं बचा। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को जब वो आते हैं यहाँ पे पावर में, तो उनके पास एक अच्छी कंडीशन रहती है ताकि वो अंदर की तरफ, इस तरफ जो है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ पुश कर सके। और जब वो इस तरफ पुश करते हैं तब बड़ा जो मगध एम्पायर का राइज है वो शुरू होता है। ये वाली बात लिखी हुई है, यानी हमें जो क्लासिकल ग्रीक सोर्सेस है यहाँ पे हमें मिलते हैं इसमें। एक इसमें ऑथर है स्ट्रैबो करके। तो स्ट्रैबो इज अ ग्रीक जोग्राफर, वाज अ ग्रीक जोग्राफर। ओके, इनकी एक बुक थी जियोग्राफिका, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, एंड इट मेंशंस मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन सेल्यूकस वन निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीस इन इंडियन रीजन, दैट इज वही गांधार और ये वाला जो बेल्ट में यहाँ पे जाके जहाँ पे सेटल हो गए थे ये लोग आके, वहाँ के राजा यानी वहाँ उस एरिया के गवर्न किया करते थे। और उनकी बेटी थी हेलेना। ओके, हेलेना की शादी करवाई थी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से एज ए मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, इसके बाद इसमें ये भी मेंशन मिलता है ज्योग्राफी का हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की वुमेन बॉडीगार्ड्स थी। अब ये एज अ स्टेटमेंट यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है, पूछ चुका भी है और पूछ भी सकता है आगे भी कि ऐसा था क्या। विच ऐसे आता नहीं क्वेश्चन आ गया 4 स्टेटमेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वैसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। एक आपके ऑथर आते हैं डियोडरस। अब डियोडोरस क्या बोलते हैं
He is a Greek historian of the 1st century BC and author of Bibliotheca Historica. Bibliotheca Historica ये नाम की किताब इन्होंने लिखी है. Earliest available Greek account of India from a perspective of history. ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये अर्लीस्ट अकाउंट है इंडिया के बारे में. इन्फॉर्मेशन लार्जली डिराइव फ्रॉम मेगास्थनीज एंड हिज वर्क इंडिका. मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, जो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं. तो मेगास्थनीज की किताब इंडिका से ही बहुत सारी चीजें उन्होंने डिराइव करी है. और मेगास्थनीज की इंडिका वैसे तो अवेलेबल नहीं है, यानी खत्म हो चुकी है बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो उस टाइम के ग्रीक ऑथर्स वगैरह थे, जो लोग इंडिया के बारे में लिखते थे, उन लोगों ने कोट किया है मेगास्थनीज की इंडिका को, कि मेगास्थनीज की इंडिका में हमने पढ़ा कि ऐसा ऐसा था, तो हम वो यहाँ कोट कर रहे हैं. ऑलराइट. फिर एक आपके लाइनी, ये पी साइलेंट हो जाता, लाइनी है. ओके. रोमन ऑथर ऑफ द 1st century AD रोट नेचुरल हिस्ट्री. ओके. इनकी किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री. इंग्लिश में नाम है ऑब्वियसली, ग्रीक में नाम अलग होगा, नेचुरलिस हिस्टोरिका ऐसा करके नाम है इसका किताब का. तो नेशनल हिस्ट्री लिखी है इनने. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया बेस्ड ऑन अर्लियर ग्रीक सोर्सेज एंड रिपोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न मर्चेंट्स वगैरह आते थे, तो उन लोगों का क्या ओपिनियन रहता था, वो सब चीजों का इसमें ऑडिट है. ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेज हैं, मेजरली इंडियन सोर्सेज और क्लासिकल जो ग्रीक सोर्सेज हैं वो. तो इसका मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि मौर्य की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से डिराइव होती है और कैसे पता चला हमें. क्योंकि हमें एविडेंस तो कुछ दिख जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें सांची स्तूपा दिख गई, ये एक एविडेंस है. ठीक है, सारनाथ पिलर मिल गया, ये एक एविडेंस है. लेकिन हमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में कैसे पता चलेगा, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से मिलता है. अब रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं. जो हमारे इनिशियल जो दो रूलर हैं, यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे. पहले हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे हैं आपके बिंदुसार. ओके, बिंदुसार. तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं आपके 322 टू 298 BC. ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर यहाँ से शुरू होता है. तो फाउंडर है ये मौर्यन डायनेस्टी के. अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ही बिलोंग टू अ हम्बल ऑर्डिनरी फैमिली. ओके, हम्बल ऑर्डिनरी फैमिली मतलब नॉट ब्राह्मण और क्षत्रिय. ना ब्राह्मण थे ना क्षत्रिय थे, एक आम परिवार से बिलोंग करते थे. और ये भी नहीं पता है कि वैश्य थे या शूद्र थे. बहुत सारे लोग शूद्र से एसोसिएट करते हैं, बहुत सारे लोग वैश्य से एसोसिएट करते हैं. आपको याद होगा, हमने जब हम ये पढ़ रहे थे महाजनपद, तो हमने एक मोरिया ट्राइब के बारे में पढ़ा था. मोरिया ट्राइब, तो उनका रिलेशन भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर. एलिजिडली रिलेशन है, पर वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला जो डायरेक्टली पिन पॉइंट कर सके. उसके बाद ही सेड टू हैव लिव्ड इन द पैलेस रणवास ऑफ नंदा रूलर. रणवास क्या होता है? रणवास यानी वो जगह लड़ाई लड़ने के बाद जहाँ पे जाके राजा रुकते थे. लड़ाई जब, जैसे मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है, तो जहाँ पे राजा रुकते हैं उस जगह को रणवास कहते हैं. रण आवास, रणवास. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. विद द असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य चाणक्य ही ओवरथ्रू धनानंद एंड एस्टैब्लिश्ड मौर्यन किंगडम. धनानंद को इन्होंने परास्त किया, जो आखिरी राजा थे नंद डायनेस्टी के, और मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट होता है यहाँ पे. मिलिट्री एक्सपांशन. अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियन जस्टिन, ये ग्रीक हिस्टोरियन है जस्टिन, उन्होंने क्या लिखा है? चंद्रगुप्त कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन्स अक्रॉस इंडिया विद एन आर्मी ऑफ 6 लाख सोल्जर्स. चंद्रगुप्त ने ये जो नंदास जो ये छोड़ के गए थे एम्पायर इतना बड़ा, इसको फैलाने के लिए और विस्तृत करने के लिए 6 लाख की सेना लेके निकल पड़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और फैलाना शुरू करते हैं, अपने एम्पायर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आप याद, जब रिटायरमेंट होती है चंद्रगुप्त की, तब वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ जाते हैं कर्नाटका में. ठीक है, इसका मतलब था ये पूरा हिस्सा उनके अंडर आ चुका था तब तक. Expanded Mauryan authority over most of the Indian subcontinent. Conflict with Seleucus Nicator. Fought a war against Seleucus I Nicator. Chandragupta emerged victorious. A matrimonial alliance followed. Seleucus gave his daughter Helena in marriage to Chandragupta as mentioned in traditional accounts. हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जैसे सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई थी. सेल्यूकस निकेटर जो है गांधार और ये वाला रीजन, जो अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वाला रीजन कंट्रोल करते थे. तो उनकी जो बेटी थी हेलेना, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी, और एक मैट्रिमोनियल अलायंस स्टैब्लिश हुई थी.
ऑलराइट, सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को भेजा था एज एन एम्बेसडर टू मौर्यन कोर्ट। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी है, ठीक है, वो सेल्यूकस निकेटर ने ही उनको एज एन एम्बेसडर भेजा था मौर्यन कोर्ट में। मेगास्थनीज एंड इंडिका, इंडिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द मौर्यन एम्पायर। उस टाइम की हिस्ट्री पढ़ने के लिए इंडिका सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स है। एक्सटेंड क्या था अब इस एम्पायर का? अब क्या है ना, इंडिका में एक्चुअली मेगास्थनीज ने बहुत सारी चीजें लिखी है। उस टाइम का कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसे थी, क्लासेस किस टाइप के थे, इकोनॉमी कैसे काम करती थी, ट्रेड किस तरीके से होता था, किस किस से होता था ट्रेड, ये सारी बातें लिखी गई है इंडिका में। ज्योग्राफी कैसी थी, कहाँ पे क्या उगाया जा सकता था, ये सारी बातें तक नोटिस करी है मेगास्थनीज ने। तो इंडिका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स इसलिए हो जाती है। ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता's reign, Mauryan rule extended from ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रूल आ चुका था, एक्सेप्ट द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा था, वो अभी भी मेगालिथिक कल्चर में ही जी रहे थे उस टाइम, और वहां पे 3 या 4 प्रोमिनेंट राजा हुआ करते थे, जैसे चेला चोला और चेरा चोला पांड्या वेलिर, ये 4 टाइप के तो मुझे ज्ञात है, और कुछ छोटे छोटे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ वहां पे अपने आप में कुछ किंगडम्स हुआ करते थे, और वहां तक ये नहीं पहुंच पाए थे। कलिंग भी हो गया, कलिंग में भी जो था रूल नहीं था स्टैब्लिश चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पे भी उनका रूल नहीं था। लेकिन बाकी जो था एरिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पूरा कवर कर चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक्सेप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हमने तमिल रीजन, फार साउथ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कामरूप वाला रीजन है आपका, प्रेजेंट डे आपका असम मेघालय ये वाला रीजन, गोरखालैंड आपका वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, वो वाला जो हिस्सा है, वो वाला हिस्सा छोड़ के, और तमिलनाडु छोड़ के फार साउथ, तमिलनाडु केरला वाला जो है आपका, वो वाला पार्ट छोड़ के बाकी पूरा कॉन्कर हो चुका था। अब कन्वर्जन टू जैनिज्म एंड डेथ। इन द फाइनल फेज ऑफ हिज लाइफ ही एब्डिकेटेड द थ्रोन। उन्होंने त्याग कर दिया था साम्राज्य का अपने। एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर भद्रबाहु, ऑलराइट, मूव टू श्रावण बेलागोला। श्रावण बेलागोला वही जगह है जहां पे आपके बाहुबली की मूर्ति है, बाहुबली, या गोमतेश्वर भी बोलते हैं ना, ये कर्नाटका में है। श्रावण बेलागोला या श्री बेलागोला, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। एंड डाइड टू सल्ले खाना रिचुअल फास्टिंग एंड टू डेथ। मैंने आपको प्रोसेस बताया था जैनिज्म में सल्ले खाना क्या होता है, खाना खाना धीरे धीरे कम कर देते हैं और बाद में जाके बिल्कुल ही कम कर देते हैं, तो प्राणवायु जो है आपकी आपकी जो चिंतन है जो आपका, वो निकल जाता है शरीर से पूरी तरीके से। कौटिल्यस अर्थशास्त्र के कुछ एक छोटा नोट है, ठीक है, कौटिल्य ने लिखी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क है, संस्कृत में लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? पॉलिटी, स्टेट क्राफ्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर। और फीचर्स क्या क्या है? ये वही वाले फीचर्स है, क्या क्या पार्ट्स, 15 पार्ट में, चैप्टर 180 है, श्लोक 6000, स्टाइल प्रोज एंड वर्सेस लिटरेरी स्टाइल महाभारत स्टाइल में लिखी गई है ये। तो ये महाभारत का स्टाइल का मतलब होता है श्लोकों में लिखी गई है। कोई भी बात अगर मुझे बतानी है, कुछ भी रखना है, तो मैं श्लोक के फॉर्म में वो बात रखूंगा आपके सामने, तो उसे महाभारत स्टाइल ऑफ प्रोज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम अगले राजा पे आते हैं, जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे, ओके, ये है बिंदुसार, नाम है इनका। अब बिंदुसार की एक स्टोरी आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी नंदिनी, लच्छावी प्रिंसेस थी, चेलाना करके उनका नाम ही है नंदिनी, उन्हीं का नाम है नंदिनी। तो चेलाना के पुत्र थे बिंदुसार, ठीक है जी। तो क्या होता है, पहले के समय में क्या होता था, किसी को भी जहर देना बहुत आसान होता था, ठीक है, बहुत आसान होता था। तो ये बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी थी चाणक्य ने, कि वो रोज खाने में थोड़ा सा जहर मिलाते थे उनके, ताकि उनकी बॉडी जब वो बड़े हो जाए तो रेजिलियंट हो जाए जहर से। और क्योंकि जहर का ऐसा रहता है कि अगर आप कुछ टाइम नहीं देंगे तो बॉडी अपने आप क्लियर कर देगी, तो कंटिन्यूअसली जहर देना ही पड़ता है। तो चाणक्य खुद अपने हाथों से जितना अमाउंट में जहर लगता था, विष लगता था, उतना विष खाने में मिलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य को बिना बताए। तो एक दिन उन्होंने खाने में मिलाया, और चंद्रगुप्त मौर्य की नई नई शादी हुई, यानी शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने बोला कि हम आज साथ खाते हैं।
और चाणक्य खाने में जहर मिला चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य के, थोड़ा सा, जो उनको डोज बोलेंगे हम, जो डोज देना रहता था। तो खाना खिला रहे थे, तो खाना खिलाते खिलाते ये जो थी चेलाना या नंदिनी जो थी, ये गर्भवती थी उस टाइम, शी वॉज प्रेग्नेंट विथ बिंदुसार। तो खाना खिला रहे थे, खाना खाया, और ऐसा बोला जाता है, यानी जो पुरानी किताबें हैं उसमें ये लिखा गया है कि वो जो जहर है, वो जहर का ड्रॉप वो बच्चे के चेहरे पे बन गया। ठीक है, जो बच्चा उनके गर्भ में था उस टाइम, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद बिंदुसार, तो उनके चेहरे पे बन गया, इसलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ा। समवन हु हैज अ डॉट ऑन हिज फेस, दैट इज बिंदुसार। ऑलराइट, तो इसलिए बिंदुसार का नाम यहाँ से इमर्ज होता है। तो जस्ट अ ट्रिविया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ऑलराइट, अब बिंदुसार का है सक्सेशन, सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, बिकेम द सेकंड रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। टेरिटोरियल एक्सपांशन क्या है इनका, किस तरीके से इन्होंने और आगे बढ़ाया अपने राज्य को। एक्सटेंडेड मौर्यन अथॉरिटी साउथवर्ड अप टू मैसूर, मैसूर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अंडर हिम द एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट अब इनके अंडर था। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे जैसे आपको एक मैप दिखाऊंगा, ये हमारा लेक्चर 17 है, उसका ही, उसमें मैंने मैप डाला है, तो मैं आपको शो करता हूँ। ये था पूरा एम्पायर जितना उन्होंने टेक ओवर कर लिया। यहाँ तक आपका, एक मिनट, ये आपका यहाँ मैसूर हो गया यहाँ तक, और ये यहाँ से पूरा मगध फैला हुआ है, ये यहाँ तक, ये रीजन देख लीजिए आप। और इन्होंने ये वाला हिस्सा भी, जो कामरूप का हिस्सा है, ये वाला भी यहाँ तक कवर कर लिया। तो इतना बड़ा हिस्सा हो गया था इंडिया का पूरा बिंदुसार के अगुवाई में। अभी भी हमारे पास जो एरिया बचा था वो था कलिंग, कलिंग अभी तक नहीं मिल पाया था। और ये साउथ वाला हिस्सा, यहाँ चेरास, चोलास, पांड्यास और वेलिर्स ये हैं, और कुछ कुछ छोटे गांव कावेरी पट्टम था, मदुरई वगैरह। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे और राज्य थे यहाँ पे। ये वाला हिस्सा हम कॉन्कर नहीं कर पाए थे चंद्र, यानी क्या बोलते हैं, बिंदुसार। बाकी पूरा एरिया इन्होंने यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉन्कर कर लिया था। अब अगर आपने देखा होगा, पहले हमारे पास कुछ ऐसा नक्शा था, ठीक है, ऐसा करके कोई नक्शा था, और फिर बाद में फैल के इतना बड़ा हो चुका है। तो अभी कौन से रीजन्स थे आउटसाइड मौर्यन कंट्रोल, कलिंग, जो कि मैंने अभी आपको जैसे बताया, और सदर्न इंडिपेंडेंट किंगडम्स, चेला, चोला, पांड्या। ठीक है, चेरा, चोला, पांड्या, ये वाला जो रीजन है, ये भी अभी भी मगध के कंट्रोल से बाहर था, और कलिंग का जो हिस्सा है, ये वाला जो था, ये मगध के कंट्रोल से बाहर था एरिया पूरा। अब ग्रीक रेफरेंसेस भी कुछ मिलते हैं हमें, जैसे बिंदुसार का नाम बोला गया ग्रीक रेफरेंसेस में अमित्रोचैटिस, एमित्रोचैटिस। ये संस्कृत शब्द अमित्र घात से निकल के आता है, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, सीरिया के साथ इनका रिलेशन था। एंशियोकस वन सॉटर, एंटियोकस वन सॉटर जो वहां के एम्बेसडर थे इंडिया में, एम्बेसडर किंग हुआ करते थे सीरिया के ये। तो मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बिंदुसार, एंड बिंदुसार रिक्वेस्टेड, उनसे कुछ बिंदुसार ने रिक्वेस्ट करी थी, ये भी बताया गया है। उन्होंने बोला था ड्राई फिग्स भिजवा देना, वाइन भिजवा देना, और एक सोफिस्ट ग्रीक फिलोसफर भिजवा देना मेरे पास। एंटियोकस सेंड फिग्स एंड वाइन बट रिफ्यूज टू सेंड फिलोसफर। उन्होंने बोला था हमारे जो नॉलेज है वो सबसे प्रेशियस है हमको, तो हम अपना फिलोसफर नहीं भेज पाएंगे, लेकिन आप अंजीर रखिए और आप दारू रखिए। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली थी। अब फॉरेन एम्बेसडर्स इन द किंगडम एट बिंदुसार कोर्ट, तो एंटियोकस वन जिनकी बात करी अभी हमने, और टॉलमी टू ऑफ फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी टू फिलाडेल्फस ये इजिप्ट के तरफ से आए थे। तो एंटियोकस वन जो थे सीरिया के राजा, उनके एम्बेसडर थे डायमाकस, और टॉलमी टू जो फेरो थे आपके, फेरो थे इजिप्ट के, उनके जो आपके एम्बेसडर थे वो थे डायनोसियस। तो ये दो आपके मेन एम्बेसडर्स थे, फॉरेन एम्बेसडर्स इन द कोर्ट ऑफ मौर्यास, यानी मोस्टली बिंदुसार के कोर्ट में ये जो दो थे वो अवेलेबल थे। रिलीजियस एफिलिएशंस क्या थी इनकी, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ बात कहती हैं, जैसे महावामसा कहती है कि बिंदुसार वाज अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म। ठीक है, पर हमें और भी सोर्सेज मिलते हैं जो कि कहते हैं कि वो उन्होंने आजीविका सेक्ट अपना लिया था,
गाइडेड बाय पिंगलावस्था। पिंगलावस्था वाज आजीविका मॉन्क, आजीविका मॉन्क थे पिंगलावस्था। उनके कहने पे इन्होंने आजीविका सेक्ट अपना लिया था और 12 केव्स, 12 केव्स बनवाई थी इन्होंने आजीविका के लिए। ठीक है, 12 केव्स आज के टाइम पे आपके जहानाबाद बिहार में है। ठीक है, जहानाबाद नाम से एक जगह है बिहार में, वहां पे है 12 केव्स। यहीं पे 12 केव्स के अंदर ही आपको लोमस ऋषि केव और बहुत सारी केव्स वगैरह का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो पार्ट है ये वाला खत्म होता है। इसमें इसलिए मैंने ज्यादा कुछ चीजें नहीं रखी क्योंकि मुझे एक तो मैप एक्सप्लेन करना था आपको। ऑलराइट, मैप एक्सप्लेन करना सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पार्ट था इसमें कि मैं आपको ये मैप एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे भी मैप देखा और यहाँ वाला भी थोड़ा सा मैप देखा। ये वाला हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है अशोका में उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे वो वाले मैप को, दूसरे वाले को। यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट था वो ये वाला पार्ट था। तो इसके साथ ही हमारा जो है राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर और आपके जो दो प्रोमिनेंट जो फर्स्ट किंग्स थे मौर्यन एम्पायर के, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार, इसके बारे में जो बेसिक बातें रहती हैं वो कवर होती हैं। मोस्टली इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं है क्योंकि जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और पावर और जो मेन जो थ्रॉटल दिया मौर्यन एम्पायर को जिसने, वो है अशोक, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑलराइट गाइस, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ पे मैं नोट्स डालता हूँ। ये सारे नोट्स आपको वहीं मिलेंगे और कोई सोर्स नहीं है, या तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूट्यूब पे, एक ये सोर्स है, या तो फिर आप वहाँ चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। एक पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको और आप उस पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं, बहुत काम आएगी आपके। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने खुद देखा 3 पेज थे, ये 3 पेज है, 3 पेज में हो गया। कोशिश तो ये रहती कम से कम पेज हो, और जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे भी ऐसे मैं दूंगा इतना कि वो डेटा के बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप ज्वाइन करें, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें @PK पढ़ो, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस चैनल इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ सॉलिड फाउंडेशन। आप एक फाउंडेशन बनाइए जो एनसीईआरटी के दम पे बना हो, और फिर आप एडवांस स्टडीज़ करिए, आप अपने आंसर राइटिंग करिए, आप अपने प्रीलिम्स के एमसीक्यूज दीजिए और मॉक्स दीजिए और पीवाईक्यूज लगाइए। मैं तो यही चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप बार 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 सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ें और उस चीज़ का लोड लें। एडवांस स्टडीज़ पे जाएं, फाउंडेशन बनाने के बाद बिल्डिंग बनाइए। मेरा तो यही, मुझे लगता है इस चैनल का मुझे ये टाइटल बना देना चाहिए, फाउंडेशन अब हो गया, बिल्डिंग बनाने की तैयारी करिए आप। ऑलराइट, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं अंडर द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डू वेट क्योंकि हमारी सीरीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है ये वाली, और हम कोशिश करेंगे कि नई सीरीज़ भी चालू करें। बस थोड़े कुछ और लेक्चर्स मेरे साथ और आप बिताइए, आपको पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कोई और सोर्स, कोई और मैराथन, कोई और वन शॉट, कोई और क्लासेस, पेड क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डू दिस एंड यू आर डन। एंशिएंट इंडिया आपको फिर कभी भी सताएगा नहीं, जो बहुत सारे बच्चों को सताता है। आपने इस साल का यूपीएससी सीएसई 2026 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, कितने क्वेश्चन आए थे? 9 क्वेश्चन थे टोटल एंशिएंट में से, और वो 9 क्वेश्चन आपको किसी भी किताब में मोस्टली, यानी आप कोशिश करेंगे, बहुत कम चांसेस है कि मिल पाए। उसके लिए तब बनेगा ना वो, जब तब क्या आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, जब आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, तब तो आप जाके कुछ रैंडम शिट पढ़ोगे जो मार्केट में अवेलेबल है या इंटरनेट पे अवेलेबल है। जब आपके बेसिक से क्लियर नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि बिंदुसार और बिंबिसार, ये मैं यही कंफ्यूज रहता था। मैं कम से कम मेरे 2 अटेम्प्ट तक, 3 साल पढ़ने के बाद 2 अटेम्प्ट तक मैं यहाँ कंफ्यूज था कि बिंबिसार और बिंदुसार में डिफरेंस क्या है, क्योंकि पढ़ाने वाला पढ़ाता ही नहीं है ढंग से। और तुम कितना पढ़ोगे, तुम पॉलिटी पढ़ोगे बैठ के कि तुम एंशिएंट पे ध्यान दोगे? तुम मुझे एक बात बताओ ना यार, 100 चीजें पढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज पकड़ के तो नहीं बैठी जा सकती। तो इसलिए मैं यहाँ पे चीजें क्लियर कर रहा हूँ हर पॉइंट पे। मैं क्योंकि वो पॉइंट्स जानता हूँ जहाँ पे मुझे दुख हुआ था, जहाँ से जिस वजह से मेरे नंबर कटे हैं, मैं नहीं चाहता कि उस वजह से कहीं पे भी आपके कोई नंबर कटे।
इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। सो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अप्रिशिएट दैट एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा, मैं और उतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए ला पाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट देन गाइस, मस्त रहो, पी के पढ़ो, खुश रहो और बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑलराइट गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।